साथियों नमस्कार फिर once again. Today we will discuss about the academic duties of the principal. In last video we have discussed about the financial about the administrative duties of the principal, यानी प्रशासनिक जो उसके दायित्व हैं वो क्या हैं, और आज हम बात करेंगे कि जो एकेडमिक यानी अकादमिक जो उनके कर्तव्य हैं वो क्या होंगे प्रिंसिपल के। तो साथियों सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखना है, कहते हैं ना मन में है विश्वास होंगे कामयाब, यानी सबसे पहले आपको भरोसा दिलाना है। ये जो 3 लाइनें मैं बोल रहा हूँ, यू कैन डू, वी कैन डू एंड वी ऑल विल डू, ये 3 बातें जरूर ध्यान रखनी है। यानी बच्चों में ये विश्वास पैदा करना है कि दे कैन डू, यानी यू कैन डू, बच्चों के लिए कहना है भाई बच्चे तुम जरूर कर सकते हो। और फिर आप और प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल और जो स्टाफ है वी कैन डू, उन स्टाफ वालों के अंदर भी ये भावना चाहिए कि हाँ यार हम कर सकते हैं, और फिर हम सब मिलके इसको करेंगे, यानी जो भी गोल्स अटेन करे होंगे वो हम कर पाएंगे। क्योंकि जो स्टार्टिंग में आपको पिछली बार मैंने आपको बताया था कि स्कूल प्रिंसिपल इज द स्मार्ट सेलर ऑफ द स्कूल शिप, तो उसके लिए आपको ये जरूरी है करना। तो ये सबसे पहले अपने आप में भी और सारे जो स्टेक होल्डर्स आपके हैं उनके मन में ये विश्वास पैदा करके रखना है कि हाँ हम जरूर कामयाब होंगे, यानी हम अवश्य कर पाएंगे। तो इसके लिए इस चीज़ को पूरा करने के लिए सबसे पहला काम है आपका कि स्कूल के अंदर जो बच्चों के अंदर इंश्योर करना है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो क्वालिटी एजुकेशन जो आप इंश्योर करेंगे वो कैसे इंश्योर करेंगे, उसके लिए क्या ज़रूरी होगा। तो सबसे पहला काम है जो स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है दैट शुड बी कंडूसिव टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी जो भी पढ़ाई से संबंधित काम है, जो क्लासरूम हो, चाहे प्रेयर हो, चाहे स्कूल की बिल्डिंग हो, या जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस तरह से होनी चाहिए जहाँ कोई भी एक बार गेट के अंदर आने के बाद तुरंत उनका टीचर्स का पढ़ाने का मन करे और बच्चों का पढ़ने का मन करे। तो दैट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कंडूसिव टू टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। कहने का मतलब है कि द स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, यानी यू हैव टू डेवलप ए हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट। ए हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट किसे कहोगे आप, जिसके लिए मैंने भी बताया कि जो भी टीचिंग लर्निंग की जितने भी प्रोसेस हैं, जो भी स्थितियां हैं, अगर मान लीजिए लैब में अगर कोई चीज़ करनी है तो उसके हेल्दी एनवायरनमेंट कब होगा कि लैब के जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे ठीक तरह से फंक्शन कर रहे हों। लैब जो है अगर पीरियड है तो उन्हें प्रॉपर पीरियड दिए हों। मैथमेटिक्स का टाइम टेबल लगाया है तो उसके लिए कौन सा पीरियड सूटेबल होता है। ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो मैटर करेंगी आपके स्कूल के हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने के लिए। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा जिसकी वजह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपको क्या करना है, एनकरेज करना है ए हैप्पी क्लासरूम, यानी बच्चे क्लासरूम में जब बैठे तो उनको वो बहुत खुश नसीब नज़र लगे, खुशनुमा नज़र लगे, और जिससे कि उनका मन पढ़ाई में लगे, इसी तरह टीचर का भी। तो ये हैप्पी क्लासरूम किसे कहेंगे हम, इस पर थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। और एक अच्छा जो है हैप्पी खुशनुमा जो है क्लासरूम कौन सा होगा, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो पहला प्राइम फैक्टर है कि आपका जो वहाँ बैठने की व्यवस्था है, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के अंदर भी डिस्कस किया था कि आपका जो क्लासरूम है वो कैसा होना चाहिए। उससे आपके जो डेस्क हैं, आपके जो फर्नीचर है वो प्रॉपर तरीका, बोर्ड जो है वो प्रॉपर हो। स्मार्ट बोर्ड है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो जो और दूसरे तरफ के बोर्ड हैं, ग्रीन बोर्ड हो या वाइट बोर्ड है, वो प्रॉपर हो, उनमें लिखा जा रहा है, थोड़ा पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है, ऑडिबल है, डिजिबल है, विजिबल है कि नहीं है, टीचर की आवाज़ वहाँ तक हर एक बच्चे तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही। ये सारी चीज़ें जो है वो एक हैप्पी क्लासरूम के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल हैं। इसके बाद आपका जो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है, यानी जो बच्चा कमरे के अंदर जाते ही क्या लगे उसको, हाँ यार ये मेरी क्लास है कि तो कितनी अच्छी है, तो वो उसको इमोशनली भी उससे जुड़े हुए हों, ऐसा उसको आपको बनाना होगा। तो जिसके लिए पिछली बार हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले में बात बताई थी कि वहाँ बच्चों के हर सब्जेक्ट के चार्ट्स लगे हों, और वो चार्ट्स भी क्या हों, उन्होंने स्वयं प्रिपेयर किए हुए हों। क्योंकि जो उन्होंने स्वयं प्रिपेयर किए होंगे तो उससे क्या होगा, उनका इमोशनल अटैचमेंट होगा, उनको लगेगा हाँ देखो मेरा चार्ट लगा हुआ है, देखो ये मेरी क्लास है। तो यानी ओनरशिप टाइप की भी उसमें आएगी, जिसकी वजह से वो हमेशा अच्छा महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे। इसके अलावा लाइट प्रॉपर हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, पंखे चल रहे हों, तो ये सारी चीज़ें भी उसको मैटर करेंगी। इसके बाद हमारा आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है टीचर। यानी टीचर, अगर हम कहते हैं ना बच्चे जरूर क्वेश्चन पूछो बेटा, समझ नहीं आया तो पूछो, लेकिन
सर का अगर मूड जो है बिल्कुल ऐसा हो जैसे भाई बड़ा मुश्किल से फेस जो है बता रहा है कि आज तो सर बहुत गुस्से में है, आज तो पता नहीं क्या कर देंगे, तो जो बच्चा थोड़ा बहुत पूछना भी चाह रहा होगा तो वो भी आज बात नहीं कर पाएगा, और फिर इस हमारे लर्निंग जब प्रोसेस है वहीं का वहीं स्टॉप कर जाएगा। तो यानी इस समय वो हैप्पी क्लासरूम नहीं है, जबकि सारे फैक्टर्स जो हैं वो हैप्पी क्लासरूम के इंश्योर कर रहे थे, लेकिन जो हमारे टीचर वहाँ पर हैं वो स्माइलिंग फेस नहीं है, बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए वो हैप्पी क्लासरूम नहीं हो पाएगा। तो ये इंश्योर आपको करना है, टीचर्स के साथ एनकरेज करना है कि क्लासरूम को हमेशा एक हैप्पी क्लासरूम आप बनाएंगे, जिससे कि बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है जो कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, यानी सुबह का शुभारंभ जो आप करेंगे, या जो इवनिंग का भी स्कूल हो, 1:30 बजे 1 बजे का भी स्कूल हो, तो जो प्रारंभ है यानी आरंभ जो स्कूल का होगा वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यानी जो असेंबली आपकी है, जो प्रार्थना जो आपकी होती है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले बच्चों के साथ होनी चाहिए। तो कैसे होगा, उसके अंदर क्या चीज़ आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि मेन काम क्या है कि भाई एजुकेशन देने का मतलब क्या है, एजुकेशन का खाली ये मतलब नहीं कि उसको एक डिग्री पहुंचानी है, हमने उसको एक अच्छा ह्यूमन बनाना है। अगर आपने उसको एक अच्छा ह्यूमन बना दिया, अगर उसकी मैथ्स कमज़ोर रह भी जाए, कहीं पर कुछ डिग्री कम रह भी जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से निकल जाएगी। लेकिन मैथ्स में उसके 100 नंबर आ रहे हैं, लेकिन उसका कैरेक्टर नहीं बना पाए आप, उसके अंदर वैल्यूज़ नहीं डाल पाए आप, उसके अंदर स्किल्स, लाइफ की स्किल्स नहीं डाल पाए, तो कहीं ना कहीं जब वो कहीं अटकेगा और लाइफ स्किल्स के एब्सेंस में वो हो सकता है कि कुछ का कुछ और कर जाए और उसकी जो है जीवन असफल हो जाएगा। तो यानी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये सारे काम जो हैं आप प्रेयर के दौरान कर सकते हैं, और भी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा उसमें कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा जो सुबह का काम है, जो पहला 20 मिनट जो है लगाते हैं, उसके अंदर आपको सबसे पहले फोकस करना है उसके कैरेक्टर बिल्डिंग पे। आप स्वयं वहाँ बात कर सकते हैं, टीचर्स को डिप्यूट करिए, 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए ज़रूर बोलें, हर टीचर बोले वहाँ पे जाके। तो उससे लगता है कि देखो हर बोलते तो बच्चा बोले, बच्चों से बुलवा लीजिए, कभी किसी से पोएम करवा दीजिए, कभी किसी से जो है स्टोरी सुनवा दीजिए, कभी कुछ कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर बहुत सारी स्किल्स जो लाइफ की हैं वो डेवलप होती हैं। और इन्फॉर्मेशन दे, न्यूज़ रीडिंग करा दीजिए बच्चों से, किसी दिन न्यूज़ का कर दिया, किसी दिन किसका कर दिया, कुछ और कर दिया। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो इनकलकेट करना, आपका जो है कैरेक्टर बिल्डिंग करना, आपका जो है एम्पैथी दूसरों के प्रति क्या है, आप एक वीकडे में ये रख सकते हैं कि बेटे जब आप स्कूल से, घर से स्कूल आते हो या स्कूल से घर जाते हो, तो कोई एक ऐसा काम बताओ जो आपने बहुत अच्छा काम किया हो, जिससे आपको खुशी मिली हो। हैप्पीनेस की क्लास हम लगाते हैं, उसके अंदर हम यही तो बात करते हैं। तो उस दिन वहाँ एक शेयर करा दो उस बच्चे से, तो उस बच्चे का पूरा दिन आज इतना उछल के निकलेगा कि भाई देखो आज मैंने इतना अच्छा काम किया, और उससे यही नहीं प्रेरित होगा, वो स्वयं भी प्रेरित होगा आगे से और अच्छे काम करने के लिए, और उसको देखते देखते और बच्चे भी करेंगे। और क्या चाहिए आपको, राम राज किसे कहेंगे, यही तो कहते हैं। तो इसलिए ये कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी बातें हम जो है एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन पे बात कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन पे बात कर सकते हैं, प्लास्टिक की बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे दिन पे आप डिफरेंट इसको शेड्यूल करके और इन तरह से चीज़ों को फ्रीक्वेंटली, ये नहीं कि एक दिन वन महोत्सव मना दिया तो कंजर्वेशन होगी, नहीं, वो नहीं चलेगा। आप फ्रीक्वेंटली उसको रिपीट करते जाए, रिपीट। जब रिपीट करेंगे तो वो बच्चों के मन में बैठेगी भी और उनके साथ में वो चलेगा भी, और उनको फॉलो भी करेंगे। तो यानी अगर किसी को आपने कही भाई पौधे लगाने हैं, तो पौधे अगर लगाए तो उसने गमले लगाए, तो पूछो भाई कितने लगे, आप कितने सर्वाइव कर रहे हैं। तो जब ये पूछेंगे तो उससे क्या होगा, वो वाकई आपका जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात हो रही है वो रियल सेंस में हो रही है, अदरवाइज एक दिन से नहीं होगा। तो इस तरह से आपकी जो है, इसी तरह से बात असेंबली में आप फिर स्पेशल असेंबली भी कर सकते हो, वो 15 दिन में एक बार करो, आप महीने में एक बार करो। स्पेशल असेंबली में जो है आप क्विज रख दीजिए, कंपटीशन रख दीजिए, कुछ और चीज़ें कि कोई बाहर से कोई जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर या एजुकेशनिस्ट हैं, कोई आपके अचीवर कोई है, जैसे मान लीजिए आपको ओल्ड स्टूडेंट ही है, किसी अच्छी पोस्ट पे जाके किया है, कहीं सिलेक्शन हो रहा है उसका, उसको एक बार बुलाया, तो किसी दिन कहीं महीने में आप ये करेंगे तो उससे क्या, बच्चे बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर होते हैं। बिकॉज जो हम कहते हैं कि भाई जो एक्शंस है ना वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं बजाय हमारे बोलने से। लेकिन हम अगर माना एक्शन नहीं आ पा रहा है, किसी कोई हम प्रोमिनेंट उसको जो है लर्नड पर्सन को नहीं ला पा रहे, कोई बात, तो हम अपनी बात तो कर ही सकते हैं, वो तो ठीक है। बट अगर हम किसी एक
एग्जाम्पली पर्सन को लाते हैं तो उसका इम्पैक्ट कुछ और ज़्यादा गहरा पड़ता है बच्चों के जीवन में, उससे उनको प्रेरणा मिलती है। तो ये आप स्पेशल असेंबली में ये जरूर करें, इसको आप जरूर ध्यान रखें। महीने में कर लें, 2 महीने में किसी को डिग्नेटरी को बुला लें, उसमें कोई अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से बुला लें, और कुछ नहीं तो दूसरे बगल के स्कूल के प्रिंसिपल्स को बुला दीजिए, वो तो आपके हाथ में है, बगल में है, क्या दिक्कत आ गई? तो उनको बुला लीजिए, उससे इंस्पायर होंगे कि देखिए ये यूपीएससी से निकल के आए हैं, है ना। आप अपने वाले तो बता ही दिया है, लेकिन दूसरे को भी बुला लीजिए। किसी टीचर को स्टेट अवार्ड मिलता है, उनको बुला लीजिए कि देखिए इनको स्टेट अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बच्चों का इंस्पायर। कोई स्पोर्ट्स पर्सन को आप बुला सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है इसमें। इसी तरह से बात आपका आता है कि जो जब हम प्रेयर के बाद जब चलता है तो क्लास चलेंगी, तो क्लास कब चलेंगी सुचारू रूप से? जब आप सत्र के प्रारंभ में, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन यू विल बी डिवाइडिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉपर टाइम टेबल टू एवरी टीचर एंड द स्टूडेंट्स। तो हर एक स्टूडेंट के लिए आपको टाइम टेबल भी दे देना है, उनका टाइम से जो है प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल का डिवीजन, और बच्चों को भी इंफॉर्मेशन। ये तो हो गया। उसके बाद जब प्रेयर के बाद जब ये टाइम टेबल सबके पास हो गया, लेकिन क्या होता है, किसी न किसी दिन किसी न किसी टीचर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, कैजुअल लीव जिसको आप बोलते हो। तो कुछ भी अगर मान लीजिए उस दिन आपके 60 में से 3 टीचर कैजुअल लीव पे हो गए, तो उन 3 टीचर्स का पहला पीरियड या पूरे 6 पीरियड होंगे या 8 पीरियड होंगे, 7 पीरियड होंगे, 5 पीरियड होंगे, वो खाली जाएंगे। तो खाली नहीं जाने हैं उनके लिए आप लीव अरेंजमेंट लगाते हैं, वैकेंट पीरियड्स लगाते हैं। लेकिन होता क्या है, जनरली हमने देखा है कि लीव अरेंजमेंट लगाते लगाते वो पहला पीरियड तो निकल ही जाता है, तो यानी फर्स्ट पीरियड तो आपने स्पॉइल कर दिया। तो इसलिए कोशिश ये करें हमेशा कि जब भी लीव अरेंजमेंट करें, अगर 4 टीचर आज एब्सेंट हैं तो इन 4 का पहले पीरियड कहाँ कहाँ हैं और उस जगह पर कौन कौन से टीचर्स हमारे पीरियड फ्री है उनका पहले लगा दें पीरियड के दौरान, ताकि पहले पीरियड से पहले उन टीचर्स कंसर्न को वो लीव अरेंजमेंट का पीरियड मिल जाए, ताकि बच्चों को वो पीरियड कंप्लीट इंश्योर हो जाए। और उसके बाद फिर पहले पीरियड में जो है ना, आप अपना दूसरा टाइम टेबल लगा के तब तक क्लियर हो जाता है वो। तो इसमें ज़्यादा ये ध्यान, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपका सुचारू रूप से स्कूल चलाने में बहुत सहायक होती हैं। इसके बाद आपका आता है कि जब क्लासरूम टीचिंग चल रही है तो वो कितनी इफेक्टिव चल रही है, उसको कैसे इंश्योर किया जाए, तो ये आपको करना है। इसके लिए आपके पास वैसे भी 12 टीचिंग पीरियड हमारे होते हैं प्रिंसिपल साहब के लिए, तो और वाइस प्रिंसिपल साहब के लिए 18 पीरियड्स होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपको जाके वहाँ अपना सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस पढ़ानी है 12 पीरियड, ऐसा नहीं है। टीचिंग पीरियड है वो। टीचिंग पीरियड का मतलब अगर आप किसी स्कूल में किसी क्लास में जब विजिट कर रहे हैं, अगर वहाँ आपको दिखता है कि टीचर कहीं काम पे हैं तो आप उसको पढ़ा सकते हो। ये इस तरह से एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप क्लास ऑब्जर्व करिए। अगर वहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं तो उस क्लास में बैठ करके टीचर उसको ऑब्जर्व करिए और वहाँ देखिए कि वो इफेक्टिव कितनी हो रही है, बच्चों में कितना जा रहा है, टीचर को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो इस तरह का चीज़ें करने से भी आपके जो 12 पीरियड यानी उससे ज़्यादा ही पीरियड आपके कवर हो जाते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बट जहाँ कहीं भी जब कभी भी आप क्लास ऑब्जर्वेशन करें तो ध्यान में ये रखना है कि मैं जो क्लास ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ या सुपरविजन कर रहा हूँ ये डायग्नोस्टिक के लिए है। आई एम ए फैसिलिटेटर। मैं कोई डायरेक्शन के लिए नहीं हूँ, डिक्टेटर नहीं हूँ, फॉल्ट फाइंडिंग के लिए नहीं हूँ। मैं एक फैसिलिटेटर की तरह हूँ। ये जो बच्चे यहाँ पर मेरे 2500, 3000, 4000 बच्चा है, उनको उनके जीवन को बनाने के लिए मैं आया हूँ, उनकी हेल्प करने के लिए। ये जो उनको टीचर्स के साथ में उन टीचर्स को हेल्प करने के लिए, तो मुझे उनको फैसिलिटेट करना है। अगर टीचर्स का कहीं प्रॉब्लम आ रहा है उस क्लास ऑब्जर्वेशन में, कोई कॉन्सेप्ट उसको मुझे लगता है कि अगर कि इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट किया जाना चाह सकता है, तो मैं उस पर वहाँ पर अगर स्वयं कर सकता हूँ तो वो उसको इम्प्रूव कराने की बात उनको समझाऊँ। और अगर मैं स्वयं नहीं कर सकता हूँ तो मैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में अधिकतर ज़्यादातर जो पीजीटी को हम छोड़ दें तो नीचे टीजीटीज़ के अंदर 2, 3, 4 टीचर तो ज़रूर होते हैं सेम सब्जेक्ट के। तो किसी का कोई पोर्शन हल्का होता है, किसी का कोई पोर्शन अच्छा होता है, तो उस पोर्शन को हम किसी और से डिस्कस करके टीआईपी में बात कर सकते हैं। टीचर इंटरेक्टिव पीरियड में बात भी करूँगा, तो उसमें बात करके उस टीचर को हम वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। ध्यान इसमें ये रखना है कि जो मैंने देखी वहाँ पर प्रॉब्लम या जो मेरे सामने इश्यू आया, तो मैं उसको तुरंत ही हल करूं। चलिए, अगर अब मैं उसी समय इंस्टेंट नहीं कर सकता क्लासरूम में, तो मैं पीरियड के बाद करूं, नहीं तो कम से कम उसी दिन उसको हो जाना चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट डे कभी नहीं होता और फिर वो आपका समस्या वही की वही, तो आपका क्लास सुपरविजन आज का कोई फायदा नहीं, वो फेलियर है टोटली।
तो इसलिए ये ध्यान रखें कि अगर आपने क्लास सुपरविजन किया है, उस दौरान अगर आपने कोई चीज़ें फाइंड आउट की हैं, कहीं पर आपको कोई इश्यूज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बीइंग ए फैसिलिटेटर उसको उसी दिन फैसिलिटेट कर डालिए, ताकि आपका अगले दिन से वो और ज़्यादा सुचारू रूप से काम चलेगा। इसके साथ आप जो बच्चों की जो कॉपियां हैं, टीचर्स डायरियां हैं, उनका चेक करना, उस चेकिंग के लिए आप जो है आपके साथ वाइस प्रिंसिपल हो सकते हैं, तो उनको भी आप साथ लेके चलें। और हर टीचर्स डायरी आप फोर्टनाइटली मेंटेन करें या मंथली मेंटेन करें, वो सिस्टम आपको डेवलप करना होगा। फोर्टनाइटली बेस्ट रहता है, क्योंकि मंथली भी काफ़ी लंबा हो जाता है। तो फोर्टनाइटली में आपका सिस्टम में वो टीचर्स की डायरी प्रॉपर होनी चाहिए। उसमें क्या क्या है, होमवर्क कितना दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं, कैसे, कोई स्पेशल ऑब्जर्वेशन टीचर्स की हैं तो उसको जरूर नोट करिए। अगर आपने सुपरविजन के दौरान उस डायरी को चेक किया, अगर टीचर ने कुछ अच्छा काम किया, अप्रिशिएट जरूर करिए, क्योंकि आपका एक अप्रिशिएशन का जो एक दो वर्ड जो आप लिख देते हैं, उससे उस टीचर का जो है आगे इतना उत्साह बढ़ता है कि आगे वो और उत्साह और झील के साथ वो जो है पढ़ाता है, और जिसकी वजह से वो बच्चों को लाभान्वित होंगे, और अल्टीमेटली आपका ही नाम होना है, तो आपका ही फायदा हो रहा है। तो इसलिए ये जरूर ध्यान रखें कि अप्रिशिएशन जो है, जब अगर कोई थोड़ा भी अच्छा काम करता है, अप्रिशिएट करिए, और वो आगे उससे और अधिक काम करते हैं। ये कुंजी है एक सक्सेसफुल सुपरविजन की। दूसरी बात जो है कि जो बच्चों की जो कॉपियाँ हैं, नोटबुक्स हैं, उनको जरूर आप क्रॉस चेक करें। टीचर्स तो चेकिंग करते ही हैं, लेकिन जब आप उसको क्रॉस चेक करेंगे, और क्रॉस चेक में कई बार मैंने देखा है कि प्रिंसिपल साहब कॉपियां तो मंगा देते हैं और दो बच्चों की ड्यूटी लगा देते हैं, बेटा ले मेरी स्टैम्प लगा दे। अब वो स्टैम्प लगाने से क्रॉस चेकिंग नहीं हुई, उससे क्या होगा, वो इस मैसेज पहुंच जाएगा कि सर तो स्टैम्प लगाते हैं, तो स्टैम्प लगाने तो क्या कोई फायदा नहीं हुआ। आपको अगर कहीं किसी कॉपी में, कहीं किसी के चेकिंग में कुछ दिखता है, या बच्चों ने कितना काम कर रहा है, बच्चा रेगुलर कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी अगर परफॉर्मेंस आपको रेगुलराइज करनी है, फॉलोअप करना है, मॉनिटर करनी है, तो आप किसी और से या टीचर से उससे स्टैम्प लगाने से तो मिलेगा नहीं, वो पर्पस सॉल्व होगा ही नहीं। इससे स्वयं करें और साइन खुद मारें। और अगर वही बात आ गई कि किसी बच्चे ने अगर अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया हैंड राइटिंग है, अप्रिशिएट, अरे उसकी मैथ्स कमजोर है कोई बात नहीं, लेकिन हैंड राइटिंग इतना अच्छा है उसका कि आपके इस अप्रिशिएशन से हो सकता है कि कुछ दिन बाद वो बच्चा हैंड राइटिंग में ही अपना कमाल दिखा रहा है, और आपका ही नाम लेगा जब वो कहीं सक्सेसफुल होगा, जो कैलियोग्राफी का जो एक्सपर्ट बनेगा, तो नाम ले रहा है कि हमारे प्रिंसिपल ने मेरे को उस दिन ना ऐसे लिखा था, और जिससे की वजह से मैंने ये हुआ। उसका कैरियर किससे बना, आपके दो वर्ड उस लिखने से। ये कब लिख पाओगे आप, जब आप पर्सनली उसकी कॉपी देख रहे हो। अगर आपने उसकी कॉपी में वही स्टैम्प लगवा दी होती किसी से, आपको थोड़ी पता लगता, ना उस बच्चे को बेनिफिट मिलता, ना ये मिलता। तो यानी आप जब स्वयं उसकी कॉपियां देखेंगे और वो करेंगे बच्चों का, कहाँ किसको अप्रिशिएट करना, कहीं पर किसी का, अगर आपके सब्जेक्ट भी है, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो हमारा है ही, तो उस सब्जेक्ट की कॉपी तो मिलेगी, उसमें भी अगर आपको कहीं कोई चीज़ दिखती है तो वहाँ उसको कर डालिए। अदरवाइज जनरल चीज़ें जो हैं उनको जरूर अप्रिशिएट करिए। वो पता नहीं कितना कमाल करते हैं उस बच्चे की ज़िंदगी में, कब कहाँ टर्निंग पॉइंट ले आते हैं, ये आपको और मुझे नहीं पता। बट वो बच्चा जब कामयाब होकर आता है, किस दिन मिलता है, तो फिर हमें बताता, सर आपकी वजह से हम बने थे। तब हमें पता लगता है कि वाकई हमारी एक छोटी सी बात जो थी वो इतनी ज़्यादा कमाल की थी। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें। पीयर लर्निंग को प्रमोट करें। पीयर लर्निंग कैसे, टीचर्स के अंदर है जो स्टूडेंट्स के अंदर। टीचर्स में कैसे, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सुपरविजन के अंदर, कि अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट में, अगर मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट नहीं है और वहाँ पर आपको लगा कि यार इस टीचर को थोड़ा हल्का मामला है, इसको थोड़ा हेल्प की जरूरत है, तो वहाँ दूसरे टीचर्स के साथ उसको मिला करके वो पीयर लर्निंग करा दीजिए। उनकी तीनों टीचर्स का एक जैसे वर्कशॉप करा सकते हो। तो पीयर लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तीनों टीचर बैठ के करें, टीआईपी बैठे, आपका यहाँ टीडीसी हैं, उसकी बात हम आगे भी करेंगे। तो उनके साथ उन पीयर लर्निंग, इसी तरह बच्चों के अंदर 4-4 बच्चों का ग्रुप बना लिया, 5-5 बच्चों का ग्रुप बना लिया, जिसमें एक जिसका हाई स्कोरर है, दूसरा थोड़ा सा मीडियल वाले हैं, एक थोड़ा सा, तो वो क्योंकि बच्चे आपस में एक दूसरे की बात को ज़्यादा समझ देते हैं, सेम लेवल उसमें होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल एक शिक्षा मित्र का जो है वो कॉन्सेप्ट चलाया दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कैरियर काउंसलिंग के लिए है। बच्चों को जो है हायर स्टडीज़ के अंदर जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करानी है, तो इस शिक्षा मित्र बनाए हुए हैं। तो शिक्षा मित्र क्या है, वो सेम एज ग्रुप के हैं, ऑलमोस्ट 1-2 साल का डिफरेंस है, वो 2 साल आगे, बड़ा भाई छोटा भाई, तो उसकी बात जल्दी, पापा की बात उतनी समझ नहीं आती,
क्योंकि पापा का मैच्योरिटी लेवल अलग है, बच्चे का मैच्योरिटी लेवल अलग है, वो दोनों एक दूसरे की फ्रेंडशिप में आसपास हैं, तो उनका जो लेवल है वो सेम है। यहाँ से उसकी बात जो है वो ज़्यादा समझ में आती है उसको। और नहीं तो हमारे में क्या होता है, एज गैप का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो चीज़ है बहुत ज़्यादा। तो पीयर लर्निंग बहुत कमाल की है। तो इसको आप कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कैसे फॉलो करते हैं, टीचर्स को कैसे एनकरेज करते हैं, बच्चों में कैसे एनकरेज करते हैं, ये आपकी स्मार्टनेस पे होगा। तो इसे वो जरूर ध्यान रखें। अब जो लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, ये फंक्शनल होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आपकी लैब्स फंक्शनल होंगी, लाइब्रेरी इफेक्टिव होगी, उतना ज़्यादा आपका ये स्कूल का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर आएगी। क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग इज मोस्ट इफेक्टिव। हम लेक्चर मेथड से अगर हम बता देते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, जबकि हम एक एक्टिविटी करके जब बच्चे से कराते हैं तो उसके मन में ऐसा अमिट छाप डालता है वो, और वो बच्चा उसको किसी तरह से, हर तरीके से उसको समझा सकता है, कुछ भी लिख सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब आपकी लैब्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर वहाँ पर फंक्शनल होंगी। तो इसलिए लैब का विजिट जरूर करें, चाहे कोशिश करें कि जिस समय प्रैक्टिकल चल रहा हो उस समय ज़्यादा विजिट करें, जिस समय प्रैक्टिकल नहीं चल रहा उस समय खाली बैक पीरियड में जाके वहाँ विजिट करेंगे तो आपको उतनी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, वहाँ उतना आप हेल्प करने का अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा आपको। लेकिन जिस समय अगर वहाँ प्रैक्टिकल चल रहा है उस समय अगर आप विजिट करते हैं तो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर, कि अगर आप देख पाएंगे वहाँ पर कि क्या समस्या है, मेरे टीचर के लिए भी हो सकता है समस्या, मेरे बच्चों में क्या समस्या आ रही है, तो उसको आप वहाँ ज़रूर देखें, थोड़ा सा उसको करें। तो उससे आप बच्चों के जो लैब है, और इस तरह लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा काम है। कहते हैं ना, सारा का सारा जो है ट्रेजर ऑफ द नॉलेज है वो। तो एक ट्रेजर ऑफ द नॉलेज का जो आपका कैसा होना चाहिए, उसके नाम से आप देखें ध्यान से, तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से जो है व्यवस्थित होना चाहिए। फैसिलिटी बैठने की बड़ी आराम से होनी चाहिए, किताबें अच्छे टाइप की वहाँ किताबें होनी चाहिए। खाली ये नहीं कि परचेज कर देने, ग्रांट आई है परचेज कर दी, रेशनली परचेज करिए, जो मेरे बच्चों के काम आनी है वो परचेज करिए। और इसके बाद जो है वहाँ पर लाइब्रेरी खोलने का, लाइब्रेरी तो हर समय खुली होनी चाहिए। ये नहीं कि जो लाइब्रेरी का पीरियड है उस समय बच्चे लाइब्रेरी में जाएं। आप लाइब्रेरी, जो हमारे टीचर हैं या जो लाइब्रेरियन हैं, उनसे भी आप इनकरेज करें कि यार बच्चों का भविष्य का, अगर हमारे थोड़ी देर लाइब्रेरी खोलने से किसी बच्चे का भविष्य बन जाता है तो इससे अच्छी बात क्या है, इससे पुण्य का काम तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए, और मैं तो कहता हूं कि अगर कई बार हमारे ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जिनके घर में बैठने के व्यवस्था नहीं है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, तो कई बार क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो बच्चे कई बार आ जाते, सर हमें 2 घंटे स्कूल के बाद का टाइम मिल जाएगा क्या? तो अरेंज करिए। इसमें जो है शुभस्य शीघ्रम, यानी अच्छे कार्य के लिए तुरंत कर डालिए। इसके लिए कोई भी आपको रोकेगा नहीं, कोई नहीं रोकेगा। कभी आपको लगता है कि यार मैं 1 घंटे 2 घंटे बच्चों को क्यों रोक रहा हूँ, अरे भैया अगर आपको लगता है तो अपने उनके पेरेंट्स से लिखा के ले लीजिए। बच्चों की सेफ्टी के लिए बेस्ट तरीका है कि एक टीचर को आप बताएं। हमारे टीचर इतने बढ़िया हैं, इतने अच्छा काम करते हैं कि आप एक बार अपनी समस्या को रखिए तो सही टीचर्स के आगे कि यार इन बच्चों का मुझे भला कराना है, इनके लिए यार 1 घंटा रुकना है यार स्कूल के बाद। तो मैं गारंटी के साथ, दावा के साथ बोल रहा हूं, आपके कई टीचर वहां पर बिना किसी उसके इच्छा के कि भाई मेरे को कुछ मिल जाए, प्रिंसिपल साहब के साथ कोई फेवर मिल जाए, उसके बिना वो तुरंत उन बच्चों की हेल्प करने के लिए वहां 1 नहीं 2 घंटे बैठने को तैयार होंगे और अपना भी अध्ययन करेंगे वो। तो इतना अच्छी चीज़ है। तो ऐसा कोई चीज़ें को डेवलप करिए। मतलब आइडिया है ये एक सिंपल, बट बहुत सारे आइडिया आप 6 बजे तक भी कर सकते हो। आप पेरेंट की मदद लीजिए, एसएमसी के मेंबर लीजिए, आपके जो है अब तो वो भी हैं जो एसएमसी के साथ साथ कुछ हमारे एसएमसी मित्र भी हैं जो हैं जिनको वो भी लगा कि 50 पेरेंट्स पर एक वो है, तो उस शिक्षा मित्र भी हैं, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। पेरेंट बहुत जल्दी से आपकी मदद करने के लिए तुरंत दौड़ पड़ेंगे। एक कल्चर डेवलप कराइए, जो मैंने बताया ना, हेल्दी या स्कूल इन्वायरमेंट। तो ये सब हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट ही तो है। लाइब्रेरी कैसी है, कितने टाइम खुल रही है, किसी और स्कूल में तो नहीं देखा, केवल आपके स्कूल में हो रहा है ऐसा यार। तो क्या होगा, तो पूरे एरिया में जाके क्या हो रहा है, आपके स्कूल के बारे में सारी चीज़ें बनेंगी। तो यार वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ के तो हर एक जो है आपके साथ हो लेगा तुरंत। इसके बाद आप जो है बच्चों के अंदर जो सिलेबस का कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है। जब आप ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ लैब में हो रहा है सब कुछ, तो सिलेबस टाइम से ज़रूर कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट होना, चाहे वो टर्म वाइज कंप्लीट हो, उसके बाद उनका एग्ज़ाम, यूनिट टेस्ट जो होते हैं वो फेयर हों। फेयर कैसे होगा, अब एक डेस्क में 2 बच्चे बैठ रहे हैं और क्लास टेस्ट है, तो या तो आप उसको हॉल में जाके करा लीजिए। अब इतने तो आपकी जगह नहीं होगी, तो आप
टेस्ट को ऐसे बाइट करिए, ऑड इवन कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, बच्चों में एक फेयरनेस का आइए। और मैं तो कोशिश करे कि एग्ज़ाम बच्चों में इतना करिए कि चलो एक ही पेपर होगा, लेकिन बच्चे का इतना कंट्रोल हो कि उसकी नज़र अपनी पेपर अपनी कॉपी से दूसरी जगह नहीं हटे, पेपर और कॉपी से। क्या ऐसा कर सकते हैं? मैंने ऐसे एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने एक जो उनके स्कूल में, और इट वाज वेरी सक्सेसफुल एंड वंडरफुल। यानी बच्चों के अंदर क्या आया, सेल्फ कंट्रोल, कि ये भावना समझ में आए कि यार ये तो मेरा है, अगर मैं इधर उधर से देखूंगा तो क्या होना है, कहीं जाके कुछ और तो मिलना नहीं है, जो मेरे पास है, जो मुझे ज्ञान हासिल होगा वही मेरे काम आना है। तो ऐसी भावना अगर बच्चे के अंदर आ जाए तो फिर कहानी खत्म है, वहां तो इन्विजिलेटर की भी जरूरत नहीं है, तो कोई इन्विजिलेटर नहीं लगेगा क्लास के अंदर। ऐसा भी एक बार एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करके देखिएगा। बच्चों को सर पहले कॉन्फिडेंस दीजिएगा, उनकी पहले सलाह ले लीजिएगा, उनकी बात वो कर लीजिएगा कि बेटा क्या आप ऐसा कर सकते हो, उनको एक चैलेंज देके देखिए। और एक टेस्ट अगर चैलेंज सक्सेसफुल हो गया तो फिर आप ऐसे कर लीजिए। तो उसके दौरान क्या है, टीचर का कितना काम बचा भाई, 3 घंटे का एग्जाम है या 1 घंटे एग्जाम है, 1 घंटे वो टीचर जो वहाँ राउंड लगा रहा है सिर्फ देखने के लिए, चौकीदारी के लिए कि कोई बच्चा इधर गर्दन वर्दन तो नहीं कर रहा। अगर बच्चों का ये ऐसा स्थिति बन जाता है कि नहीं, मैं अपने आप को स्वयं कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे किसी बाहर से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, तो उस समय उस टीचर का 1 घंटे में वो किसी और इन बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार कर सकता है, कोई और सैम्पल पेपर तैयार कर सकता है। कितना कंस्ट्रक्टिव काम होता है। और ये 1 घंटा नहीं, और ये एक टीचर का नहीं, कितने टीचर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं जहां पर अपने चीज लगाए हों। तो ये क्या वंडरफुल आइडिया है, क्या इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ऐसा कभी ट्राई करके देखिए। चैलेंज की बातें हैं और कोई ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव हो, किया जा सकता है, बड़े प्यार से किया जाता है। इसके बाद रहा टेस्ट कंडक्ट हो गया। उसके बाद जो कॉपियाँ चेकिंग होंगी, कॉपियाँ चेकिंग में टीचर से जरूर देखें कि भाई चेकिंग प्रॉपर करें, उनको मीटिंग लें। उसके बाद आप भी क्रॉस चेक कर लें, एक चेकर जरूर होता है कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं कहीं के, क्योंकि अननेसेसरी जो है बच्चा हमारा कई बार हमारा जल्दी में बच्चे का जो है लॉस हो जाता है। ठीक इसी से उसके बाद जब उसका रिजल्ट रजिस्टर बनेगा, रिजल्ट तैयार करने के लिए रिजल्ट रजिस्टर बनेगा, तो रिजल्ट रजिस्टर में भी प्रॉपर तरीके से पोस्टिंग होनी। एग्जामिनेशन इंचार्ज बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनसे डिस्कस करें, उनसे मीटिंग जरूर करें, हर एग्जाम से पहले एक मीटिंग जरूर करें कि भाई क्या क्या हमारे रूल्स हैं, क्या क्या हमने बनाया, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारे उनको समझाएं कि हमारे माइंड में क्या चीज़ है, विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, वो सारी चीज़ें उसको बताएं। और उन चीज़ों को फिर आप सब टीचर के साथ शेयर करके और इससे करें। तो जब रिजल्ट रजिस्टर में तैयार करें तो सही करेक्ट पोस्टिंग हो, सही नंबर चढ़े। और जब रिपोर्ट कार्ड में, और ये फीड भी करने होते हैं, आपका जो ऑनलाइन है, कुछ क्लासेस का ऑनलाइन होता है, कुछ चीज़ का हमें मैनुअल बनाना होता है। तो जो फीड ऑनलाइन हो गया, उनका रिपोर्ट कार्ड तो ऑटोमेटिकली प्रिंट करके निकल जाएगा ऑनलाइन, वहाँ आपको कुछ नहीं करना। लेकिन जो मैनुअल बनाएंगे रिपोर्ट कार्ड, वहाँ पर आपके टीचर्स जो है, जो प्रिपेयर करता है, उसके एक साइन होते हैं रिपोर्ट कार्ड में, और जो एक चेकर है उसके साइन होते हैं। तो ज़्यादातर हमने ये देखा है कि चेकर जो है वो बहुत ज़्यादा पेन नहीं ले पाते ड्यू टू सम बिजीनेस कि भाई मेरे को अपना भी बनाना है, मुझे अपने भी चेकिंग करानी है। तो लेकिन एनकरेज करें, मोटिवेट करें कि देखो भाई 2 मिनट लगाइए, आधा घंटा लग जाएगा आपका, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिए ना, कोई एरर नहीं रह जाए, किसी बच्चे का फ्यूचर का सवाल है तो टीचर के भी समझ में आएगा और बच्चों के भी समझ में आता है कि वो उसका रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल सही आएगा, उसको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप इसको जरूर करें। तो जिस समय आप रिपोर्ट कार्ड में साइन करें तो फिर उसमें वही बात नहीं करें कि साइन सिग्नेचर की एक स्टैम्प बनवा दी और रिपोर्ट कार्ड में दे दे, क्योंकि भाई वहाँ 2500 बच्चों की कौन साइन करता रहेगा। नहीं करिए, उसमें स्टैम्प बिल्कुल मत बनाइएगा साइन की, क्योंकि वो आपको फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद आपकी समस्याएं बढ़ी, आपका काम घटा नहीं। जितनी देर में आपको साइन करने थे उससे कहीं ज़्यादा अब आपको क्या करेंगे, रिपोर्ट कार्ड की करेक्शन के लिए एप्लीकेशन लेनी पड़ेंगी, उनको निपटारा करना पड़ेगा उनमें जो है। और साथ में क्या हुआ, आपकी जो झेलना पड़ेगा कि देखो यार कैसे आप बनाते हो, कैसे आप साइन करते हो, कैसे चेकिंग करते हो, ये सब चीज़ें नहीं झेलनी पड़ेंगी। तो सिर्फ किसकी वजह से कि एक साइन करने की वजह से। जब आप साइन करेंगे बीच में 2-4 कॉपियाँ क्रॉस चेक कर दीजिए ना रिपोर्ट कार्ड, तो क्या होगा, पीछे से भी सारी ठीक से बन के आएंगी, चेकर भी ठीक से चेक करके आएगा और आपका काम स्मूथ हो जाएगा। और जो बाद की जो समस्याएं थी, जो एप्लीकेशन आ रही है, मेरे नंबर गलत चढ़ के फलाना जगह, ये सब खत्म हो जाएगा। तो वहीं से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए रिपोर्ट कार्ड का इवैल्यूएशन, रिपोर्ट कार्ड, ये सारी चीज़ें, रिजल्ट रजिस्टर प्रॉपर तरीके से मेंटेन, गजट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, इस तरह से करना। और रिजल्ट एनालिसिस हर एक टीचर्स जरूर निकाले, टर्म वाइज रिजल्ट एनालिसिस निकालेंगे और उसके बाद उसका
करेंगे। इवन आइटम एनालिसिस करें क्वेश्चन पेपर का कि कितने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में से कितनों ने उसको किया कि नहीं किया। ये सारी चीज़ें जो है आपके एकेडमिक के अंदर एनहांस कर देंगी उसकी प्रोग्रेस को, बच्चों की, टीचर्स की भी परफॉर्मेंस एनहांस होगी। तो आइटम एनालिसिस करें और उसके बाद फिर देखें कि जो वीक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई वीक एरिया कैसे होगा भाई? आप सिर्फ ये मत सोचें कि भाई हमने वीक स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर दिए, 40 बच्चे थे, 35 तो 33 से ऊपर पार हो गए और बाकी 5 जो है वो रह गए, तो हमने जो वीक स्टूडेंट पहुंच गए 5, तो हमारा भी। लेकिन भाई ये वीक कहाँ रह गया, क्यों प्रॉब्लम हुई? ऐसा नहीं होगा। आप आइटम एनालिसिस करेंगे टीचर, तो उनको वीक एरियाज पता लगेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादातर बच्चों ने नहीं समझा, कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादातर बच्चों ने समझा है, तो वहाँ फोकस करना है। और उसी चीज़ें के ऊपर जब बोर्ड के अंदर या जब भी होगा आपका, उसके अंदर फोकस करेंगे तो वो आपका मिनिमम लर्निंग लेवल जो है वो उठ जाएगा आराम से। ठीक इसी तरह से जब आप रिमेडियल क्लास लगाएंगे, तो रिमेडियल क्लास कैसे लगाएंगे? जब तक आपके पर ये आइडेंटिफाइड नहीं होगा, किसकी रिमेडी कराओगे? अब आप बात बच्चे को आप घोट के वही पिला रहे हो, ये पढ़ा ये पढ़ा, अरे वो तो उसको समझ में आ रखा था, जो उसको नहीं समझे वो तो आपने पकड़ा ही नहीं, वो चैप्टर तो आपने रिवाइज ही नहीं किया। आपने अपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये चैप्टर जो है ना मुश्किल होता है, इसको पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है, हर बच्चे का अलग इंटरेस्ट होता है। मुझे किसी को मैथ्स इंटरेस्टिंग लगता है, किसी को इंग्लिश इंटरेस्टिंग लगता है, किसी को कैलकुलेशन बहुत अच्छी लगती है, किसी को कैलकुलेशन बहुत अच्छी लगती ही नहीं है। तो हर बच्चे का टेस्ट अलग है। आप उसको एक जैसे जो है परोस रहे हो तो वो नहीं काम करेगा। इसलिए फिर आप कहते हैं यार इतनी मेहनत की थी, टीचर कहते इतनी मेहनत की थी लेकिन हुआ नहीं। तो ये आपको समझना है। आप जब इन चीज़ों को समझेंगे तो प्रॉपर नीड बेस्ड हेल्प दे पाएंगे आप, कि कहाँ किसकी क्या नीड है, उस टीचर की क्या नीड है। टीचर को समझाइए कि आप बेटा आप यहाँ फोकस करो, इस तरह से करो, तो उससे फिर टीचर के मन में भी कि देखो यार प्रिंसिपल साहब देखो ऐसे कर सकते हैं, तो मैं कैसे नहीं कर सकता, आगे से मैं भी करूँगा इस तरह। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप उसका बच्चे की ही ग्रोथ नहीं कर रहे हो, आप टीचर की भी प्रोफेशनल ग्रोथ बढ़ा रहे हो। ये भी आपका एक ड्यूटी है इसके अंदर। तो वर्कशॉप भी आपको करानी है, इसलिए हम बात करते हैं वर्कशॉप कैसे कराओगे। तो वर्कशॉप में भी यही है, कुछ वर्कशॉप तो एनसीईआरटी के थ्रू होती हैं, कुछ वर्कशॉप हेडक्वार्टर कराता है, कुछ वर्कशॉप आप स्वयं अपने आप कर सकते हैं। तो इसलिए आपकी जो छोटी छोटी वर्कशॉप होंगी, जो है सब्जेक्ट वाइज हो सकती हैं, फैकल्टी वाइज करा सकते हो, तो वो कैसे होंगी? वो जो छोटी समस्याएं बाहर से थोड़ी ना सॉल्व हो सकती, वो तो आपके लेवल पे ही सॉल्व होनी। और अगर आप उसको नहीं सॉल्व करोगे तो वहीं के वहीं रहेंगे और वो बढ़ती चली जाएंगी। तो इसलिए फिर वो जो परफॉर्मेंस का एनहांसमेंट होना मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा। तो ये विशेषकर ध्यान रखना है कि जो फोकस एरिया है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए रिजल्ट एनालिसिस और फिर जो आइटम एनालिसिस है बच्चों के लिए जो टीचर करेगा, सब्जेक्ट टीचर, उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक इस तरह से जो रिजल्ट एनालिसिस जब आप करते हैं तो उसमें आपने टीचर्स के साथ टारगेट सेटिंग करानी है। ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग होना चाहिए। हर टर्म्स के लिए आप टारगेट सेटिंग कराइए टीचर्स को, और बच्चों से भी टारगेट सेट कराइए, बच्चों से बातचीत करिए। बच्चों से बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बनना है, कैसे है, क्या फ्यूचर में क्या करना है, तो उसके लिए कैसे करोगे, सीढ़ी कैसे चढ़ना है। अगर कोई बोला मैं चौथी मंजिल जाना है, अरे चौथी मंजिल जाना है तो है, लेकिन बेटे किधर से जाओगे? कबूतर तो है नहीं उड़ के कल चलेंगे, और उड़ के भी जाना तो किधर से जाना है? इधर से ऐसा तो नहीं इधर से जाल फंसा हुआ है कहीं। तो कहने का मतलब है कि कौन सा स्टेप होगा, कैसे चलेंगे, किधर से जाना है। तो वो उसके लिए आप उनको टारगेट्स है, शॉर्ट टर्म टारगेट रखाइए, लॉन्ग टर्म टारगेट रखाइए। तो इस तरह से टीचर को भी करिए। तो फर्स्ट टर्म में बोलिए जी आप कितने बच्चे आपके हैं और कितने परसेंटेज आपका रिजल्ट आएगा। अगर वो कहता है भाई ठीक है, वो कहता है 100% आएगा, नो प्रॉब्लम, आप उतने में खुश मत होइए। 100% में अब बोलिए, डिवाइड करिए, भाई 80% से ऊपर कितने आएंगे जरा बताना, इसमें लिखना। इसमें 60 से ऊपर कितने आएंगे बताना, और 50 से ऊपर कितने आएंगे, और 33 से ऊपर कितने आएंगे। तो आपका एनालिसिस यहाँ हो गया। अब उसको टारगेट दे दिया आपने। तो आप टारगेट खाली यही नहीं है कि रिजल्ट 100% करना है या 80% करना है, 90% का खत्म हो गया। अधिकतर टारगेट हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है कि जी मैं तो 75% रिजल्ट लाऊंगा। ये नहीं है टारगेट। टारगेट है कि 75 भी ला रहा है तो भाई इसमें डिस्टिंक्शन कितनी आएंगी, 60% से ऊपर कितने बच्चे आएंगे, और जो नीचे हैं वो कितने होंगे, और उनको कितने अगली बार फिर जब उनको ऊपर कितना ला सकते हो। तो इस तरह से जब आप हर टर्म में चार्ट बनाओगे तो आपकी प्रॉब्लम जो प्रोग्रेस है वो बच्चों की भी और टीचर्स की भी स्वयं दिखती चली जाएगी। तो ये जरूर आप करें। टीचर जो एडमिशन है, प्लान और नॉन प्लान एडमिशन होते हैं, दो तरीके हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे स्कूल में तो आपको पता लगेगा। प्लान एडमिशन होता है कि जो हमारे फीडर से जो स्कूल्स हैं, यानी जो छठी के अंदर हो सकता है, 11 में हो सकता है, 9 में हो सकते हैं, तो वो
स्कूल से ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ एडमिट होंगे, तो उनको एंटरटेन करना, उनको पहले सबसे पहले दिन जो है एक परिचय सेशन टाइप का भी हम लोग रखते हैं कि पूरा स्कूल का उनको घुमा के दिखा दिया, पेरेंट के साथ कर दिया। और उनका जो बल्क में ही आते हैं एसएलसी भी, उनके प्रिंसिपल्स ही लाएंगे, टीचर्स लेके आएंगे आपके पास और वैसे भी आएगा, और फिर उसको आप एडमिट कराएंगे। उनका आईडी क्रिएट कराते हैं। आईडी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एडमिशन अगर उसका आईडी क्रिएट नहीं हुआ, वो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव में बता चुका हूँ इस बात को, तो उसको थोड़ा दोबारा रिवाइड करा दिया मैंने, तो वो ज़रूरी है। तो इसी तरह से फिर आपका नॉन प्लान के अंदर क्या मतलब है कि जो हमें पता नहीं है कि हमारे पास कौन से बच्चे आने हैं, लेकिन अचानक किसी से आ गए, भाई कहीं बाढ़ आ गई, वहाँ से विस्थापित लोग हो गए, वो कहते हैं यार चलो इधर ही चलते हैं, तो वो अचानक आ गए ना, मुझे तो नहीं पता था ना, या किसी का ट्रांसफ़र हो गया जो है मुंबई से जो है दिल्ली आ गए। अब दिल्ली आ गए तो क्या हुआ, तो बच्चा भी तो मुंबई में नहीं रहेगा ना, तो वो यहीं आएगा, तो वो ट्रांसफ़र बच्चा आया, मुझे तो नहीं पता था ना कितना बच्चा आने वाला, तो इसलिए उसको बोलते हैं नॉन प्लान, जो बिना किसी प्लानिंग के। तो उसके भी सर्कुलर्स टाइम टू टाइम आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनका भी एडमिशन प्रॉपर करना। उस नॉन प्लान के लिए सबसे स्मूथ आपका स्कूल के अंदर एनवायरनमेंट रहे, कि जो आपके जो मैंने सबसे पहले शुरू में एडमिनिस्ट्रेटिव में बताया था कि हेल्प डेस्क वगैरह जो है, तो उनको सहज कराएं, उनको आइडेंटिफाई कराएं और चीज़ें। और इस दौरान आपका जो एकेडमिक जो विजन है और जो मिशन है स्कूल का, वो जरूर पेरेंट्स के अंदर 5 पेरेंट देके खड़े चले गए, वहाँ राउंड मारे तो 5 पेरेंट दिखाए, उनसे बातचीत करने लगे, और बातचीत के दौरान अपना मिशन और विजन दे दो उनको। अब उनका बच्चा एडमिट हो या ना हो, लेकिन उनको वो आपकी छाप जो है ना पूरे एरिया में अपने घर में सुनाते रहेंगे, तो आपकी क्या होगी, माउथ कन्विंसिंग हो रही है, क्या यार सर का स्कूल हमें नहीं मिल पाया, लेकिन अगली बार जरूर ट्राई करेंगे हम। तो कहने का मतलब क्या है, अरे ये एक अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी कहीं से भी ली जा सकती हैं, तो ये तरीका है। इसी तरह से आप जो है कंटिन्यूसली जो है एसएमसी मेंबर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ जरूर कांटेक्ट करें, पीटीएम होल्ड करें। डिपार्टमेंट तो करता ही करता है, आप भी कर सकते हैं, बीच में स्पेशल पीटीएम बुला लीजिए। पर्टिकुलर जो है जैसे 10th के बच्चों के लिए हम कई बार बुला लेते हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो ऐसे दूसरे बच्चों, छोटे बच्चों के लिए भी जरूर बुलाइए, क्योंकि छोटे से अगर आपने सही कैटर कर दिया तो 10th और 12th में जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है। लेकिन अभी हमारा सिस्टम उल्टा है, हम क्या करते हैं 10th बोर्ड का एग्जाम ज़्यादा फोकस मारते हैं, 12वीं का एग्जाम ज़्यादा फोकस, अरे 11वीं में ज़्यादा फोकस कर दीजिए, 12वीं में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने 11वीं में इतना ज़बरदस्त कर दिया कि उसको मैच्योर हो गया बच्चा, उसके बाद तो कोई समस्या नहीं है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें फोकस करें तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है कि जो डी नॉमिनी भी आप लोग होते हैं, डी नॉमिनी और ए बी नॉमिनी होते हैं, यानी जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनके लिए उनके यहाँ पर भी जो बच्चे हैं, विशेषकर ईडब्ल्यूएस वाला जो डीजी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं, उनका एक कोटा होता है वहाँ पर 25% का, तो उनके एडमिशन की जिम्मेदारी भी डी नॉमिनी की होती है बेसिकली, यानी डिपार्टमेंट की होती है। तो जब हमारा हेडक्वार्टर से जो इसका लॉर्ड ड्रॉ से जो लकी ड्रॉ निकलता है, उसके बाद उसके कुछ डेट्स दी जाती हैं, उन डेट्स के बाद उसको इंश्योर करना होता है एडमिशन के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट डीडीज़ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट डिस्ट्रिक्ट डीडी सब जगह तो नहीं हो सकता, तो डिस्ट्रिक्ट डीडी के बाद जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऑथराइज किया जाता है, इसलिए डी नॉमिनीज होते हैं। तो वो आपको उनके माध्यम से वहाँ पर उनका इंश्योर करना है, उन पर्टिकुलर जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ बातचीत करना, मीटिंग करना, उनके टाइम टू टाइम और भी चीज़ें, तो उनको बड़े ध्यान से और बड़े सेंसिटिव होकर के और कॉशियस होकर के उसको काम भी करना है। वो भी एक आपका बहुत ज़्यादा एकेडमिक से कंसर्न भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, वो एकेडमिक भी है, दोनों चीज़ें हैं। एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारा जो है स्कूल की जो स्टूडेंट्स डायरी है उसमें एक दिया हुआ है बच्चों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को प्रेयर में हर 3 महीने बाद एक बार दोहरा जरूर दीजिए। जब आप शुरू में जब बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं तो उस समय तो आप जरूर चलाइए, यानी अप्रैल के महीने लगातार 1 हफ्ते चला दीजिए, बीच में 15 दिन बाद एक बार और चला दीजिए, उसको डिस्प्ले करा दीजिए डिस्प्ले बोर्ड पे। क्या दिक्कत है, बच्चा आते जाते पढ़ लेगा, आपका काम और हल्का हो गया। जुलाई के महीने में फिर दोबारा एडमिशन्स का दौर चलता है, उस दौरान भी प्रेयर में उसको फ्रिक्वेंटली रिपीट कराइए। उस टीचर्स डायरी में पेरेंट के सिग्नेचर का भी कॉलम है, उसके 2 पेज हैं, तो उसमें एक पेरेंट के सिग्नेचर करा के बच्चे के सिग्नेचर करके अपने पास भी उनको रखवाइए क्लास टीचर के पास। तो उसमें कोड ऑफ कंडक्ट में वो बच्चे के लिए स्कूल के अंदर कैसे बिहेव करना है क्या नहीं है, वो सारा चीज़ उसमें दिया है। तो उन बच्चों को पता ही नहीं होता, वो डायरी में लेकर रोज़ घूम रहा है, पेरेंट्स को कहते हैं ऐसा भी है। तो जब तक हम उनको बताएंगे नहीं, देखिए हमारे यहाँ पास जो बच्चा है उसके जो पेरेंट हैं, यानी जो पेरेंट हैं हमारे, और बच्चा जो है फर्स्ट जनरेशन लर्नर का है वो,
तो इसलिए हम उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं और रखनी भी चाहिए। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है कि भाई हम एक ऐसे परिवार में एक बच्चे को कर देते हैं, इसका मतलब पूरा परिवार सुधर जाएगा। देखिए इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी एक पब्लिक स्कूल में तो नहीं है। पब्लिक स्कूल में तो वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो आपका अगर नहीं भी ज़्यादा करा पाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो ऑटोमेटिकली कैटर कर लेंगे। लेकिन हमारे पास जो बच्चा आ रहा है उसको हमारे अलावा कोई और नहीं है उसका, है ना। तो मेरे तो सिर केवल गिरधर गोपाल हो, दूसरा न कोई। भाई तो आप तो गिरधर गोपाल हो उसके लिए, और ये मौका भी आपने अपॉर्चुनिटी भी खो दी, तो भाई फिर इससे ज़्यादा क्या है जीवन में आपके लिए? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेकार। तो इसलिए जरूर करें, तो आप गिरधर गोपाल बने उन बच्चों का। और दरिद्र नारायण की सेवा का मौका कब मिलेगा, इसके अलावा मिलेगा नहीं। इसको खूब कर डालिए और फिर देखिए चमत्कार ही चमत्कार आपके जीवन में। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।